हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दुबई इन्फो में। आज हम लोग बात कर रहे हैं दुबई के कारपेंटर से। इनसे मालूम करते हैं कि दुबई के अंदर कारपेंटर का जॉब कैसा रहता है, यानी कितना सैलरी रहता है, कैसा काम रहता है, कितने घंटे काम रहता है और कितना पढ़ाई का ज़रूरत है, क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, काम का अंदर क्या क्या चीज़ें स्किल्स ज़रूरी है, इनसे मालूम करते हैं। जी बताइए, आप कितने साल से दुबई में एज ए कारपेंटर काम कर रहे हैं? मैं दुबई में 5 साल से एज ए कारपेंटर काम कर रहा हूँ। दुबई में कारपेंटर की जॉब कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। इजी है। बस ये है कि आदमी पे डिपेंड करता है कि वो कितना नॉलेज रखता है काम सीखने पे, कि उसको कितना इंटरेस्ट है काम सीखने में। शुरू शुरू में थोड़ा होता है, आदमी नया नया आता है अपने मुल्क से, इस मुल्क में उसको थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, नहीं समझ लगती है मैं काम कैसे करना है कैसे नहीं करना है, समझ नहीं आता है। बट जब वो काम करता है या फोरमैन सुपरवाइज़र उसको गाइड करता है अच्छे से, तो वो समझ जाता है काम को। काम बहुत इजीली है। जिप्सम कारपेंटर का, फिनिशिंग कारपेंटर वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। जिप्सम कारपेंटर से वो हट गए है। और जिप्सम कारपेंटर का काम बहुत इजी है। अगर आदमी चाहे तो वो 3 महीना 4 महीना 5 महीना, जितना मतलब वो इंटरेस्ट करेगा तो उतने में वो जल्दी सीख सकते हैं। जितना अच्छा वो सीखेगा, जल्दी सीखेगा, उसमें उसका अपना बेनिफिट है। बेनिफिट्स ऐसा कि उसको सैलरी उसका इंक्रीज होगा, अप्रूव्ड होगा, फोरमैन सुपरवाइजर के सामने वो आएगा, वो उसको बताएगा कि हाँ भाई, कंपनी को वो बताएगा या मतलब मेन हेड ऑफिस में वो बोलेगा कि आदमी काम का ऐसा, इसका सैलरी इंक्रीज करो, ये बेनिफिट उसको दो। बाकी इसमें कोई इतना नहीं है कि आदमी आके बोलेगा इधर इतना काम है मैं नहीं करेगा, मुश्किल है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तो जिप्सम कारपेंटर का काम बहुत इजी काम है। इसमें सैलरी अच्छा मिलता है, वो आदमी पे डिपेंड करता है। शुरू में जब आदमी आएगा, हेल्पर अगर आएगा या किसी ट्रेड में आएगा, चाहे वो फिनिशिंग कारपेंटर के आएगा तो उसको सैलरी अच्छा मिलेगा। फिनिशिंग कारपेंटर का ट्रेड में अगर वो आता है तो उसको सैलरी 1400 1500 लगता है, इतना उसको सैलरी मिलेगा। अगर वो हेल्पर में आएगा उसको 1000 1100 इतना सैलरी मिलेगा। प्लस में अगर ओवर टाइम होगा, ओवर टाइम के साथ साथ उसका मतलब जितना उस पर डिपेंड करता है वो कितना ओवर टाइम करना चाहता है। अगर आप कारपेंटर के ट्रेड पे काम पे आना चाह रहे हैं तो आप ट्रेड पे ही, कारपेंटर का ट्रेड पे आएंगे तो आपका सैलरी भी 1500 से ऊपर रहेगा हाँ, और आप यहाँ पे अच्छा से आगे जा सकते अच्छे हैं। से अगर आगे। आप हेल्पर के ट्रेड पे आके यहाँ पे फिर कारपेंटर का काम करेंगे तो वही 1800 जो कारपेंटर का हेल्पर का सैलरी है, हेल्पर का ही सैलरी देगा, लेकिन काम तो फिर कारपेंटर का, अगर आप कुछ काम जानते हैं तो कारपेंटर का काम करेगा, तो हाँ, नुकसान अपना ही होने वाला है। वो तो लाजिम है। अगर आपको काम पता है, आप हेल्पर में आएंगे तो वो अपना आपका नुकसान है। उसमें नुकसान ऐसा है कि वो आपको सैलरी सेम जो आपके एग्रीमेंट में वो करेगा, 1100 1000 जितना भी वो मतलब करेगा, आपसे वो सैलरी उतना ही देगा। काम वो आपसे कारपेंटर का लेगा। काम वो ये नहीं है कि सैलरी इतना है तो मैं काम इतना ही करेगा। कंपनी आपसे उतना ही काम मांगेगा। कि, कि मतलब तुम कारपेंटर, तुमको मालूम है, हाँ तुम काम सीख गए हो, तो तुमसे वही काम वो कंपनी लेगा कारपेंटर का। कितना घंटा काम रहता है कारपेंटर का दुबई में? कारपेंटर का काम बेसिकली यहाँ पे 8 घंटे के लिए है काम। तो अगर वो ओवर टाइम तो उसके अपने ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी चाहे कितना ओवर टाइम उससे करवाती है। तो वो 7 आदमी का अपना मर्जी है कि वो कितना घंटा ओवर टाइम करता है। 2 घंटे भी है और 5 घंटे तक ओवर टाइम है। वो आदमी पे डिपेंड है कि वो कितना ओवर टाइम कर सकता है। मतलब जितना ज़्यादा वो ओवर टाइम करेगा उसका अपना उसमें बेनिफिट है, सैलरी अच्छा आएगा उसको, बहुत बेनिफिट होता है। ओवर टाइम करके मतलब इंक्रीज होता है। फोरमैन सुपरवाइजर इंजीनियर लोग देखता है कि भाई ये आदमी यहाँ काम का है, मेहनत कर रहे हैं, इस हिसाब से उसके ऑफिस में भी बताया जाता है कि भाई ये आदमी काम का है, इसका सैलरी इंक्रीज किया जाए। चाहे हेल्पर आए, हेल्पर भी आने में कोई मुश्किल नहीं है। हेल्पर आएगा, हेल्पर आके वो काम सीखेगा, मतलब सामने होगा, फोरमैन सुपरवाइजर को बताएगा कि हाँ भाई मैं काम कर सकता है, तो वो उसका सैलरी इंक्रीज करवा सकते हैं। एवरेज घंटे एक दिन में कम से कम 10 से 12 घंटे का तो हर साइट के ऊपर, जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन साइट चलता है, 10 12 घंटे का तो ड्यूटी दस रहता दस है। घंटे तो कंफर्म है, दस 10 घंटे घंटे कंफर्म है। कंपनी का बेसिक जो 8 घंटे होता है, वैसे ओवर टाइम 2 घंटे वो तो लाजिम है। उसमें तो आप 10 घंटे कंफर्म है पर डे तो एक दिन में 10 से 12 घंटे का आपका काम कर सकते आने हैं। जाने में हो जाता है, और हाँ। 1 घंटा आने में 1 घंटा जाने में, हम्म। तो इस तरीके से पूरा एक दिन का, मतलब जो भी आदमी काम पे आ रहा है, एक कारपेंटर का ही नहीं, जो भी आदमी आ रहा है, तो एवरेज सुबह कितने बजे उठता है और कितने बजे?
वो तो आदमी ड्यूटी? पे डिपेंड करता है। वो ऐसा मतलब गाड़ी आपको मालूम है कि हमारा गाड़ी कब जाना है साइड पे काम के लिए, कब निकलना है, वो तो आप पे डिपेंड करता है आप कब उठते हो, चाहे आधा घंटा पहले हो तो मतलब आपकी स्पीड पे है। अभी आपका साइड, आपका ये क्या है, मतलब कितने बजे उठते हैं और कितने बजे ड्यूटी के लिए आते हैं, कब से ड्यूटी स्टार्ट होता है और कब खत्म होता है, हमारा शाम में कितने बजे घर पहुंचता है, हमारा यानी तो साइड रूम पे पहुंचता है? हमारा तो ड्यूटी स्टार्ट होता है 7 बजे और मैं 4 बजे उठता हूँ। उठ के अल्हम्दुलिल्लाह अपने नमाज पढ़ता हूँ, कुरान पाक थोड़ा सा पढ़ता हूँ, जो अपना सबक पढ़ना होता है वो पढ़ के उसके बाद नाश्ता वगैरह करके अपना नमाज वगैरह पढ़ के तो अपना जो भी आपने काम करना है, खाना पीना जो भी करना है वो करके उसके बाद हम लोग, हमारा तो ये बहुत अच्छा है कि हमारा साइड पास में है। हमको यहाँ में आने में 20 मिनट लग जाते हैं। तो हम वहाँ से रूम से 6:30 भी निकले तो हम 7 बजे तक इजीली पहुँच सकते हैं अपना साइड में। ओके, यहाँ पे तो आधा घंटा लगता है, लेकिन बहुत सारी जगह 1 घंटा पकड़ के चलना हाँ, पड़ता है, 1 घंटा आने के लिए और 1 घंटा जाने के लिए। लाजिम 1 घंटे से ऊपर भी हो सकता है। 1 घंटे से ऊपर भी हो हाँ, सकता है, ट्रांसपोर्ट के और साथ काम जो है 10 से 12 घंटे। तो घंटे एवरेज हिसाब से निकालेंगे तो आने जाने का पड़ जाता है एक दिन में 12 से 14 घंटे का काम हाँ पड़ मतलब जाता है, आने जाने का आने मिला के। जाने आने जाने का काम का ट्रांसपोर्ट का मतलब टोटल 12 से 14 घंटे लग जाते हैं। उसमें वो ट्रांसपोर्ट होता है मतलब कि रास्ते में कितनी ट्रैफिक है, रश है नहीं है, कितनी देर में आदमी पहुंचता है। कि हम सुबह आते हैं 7 बजे, हमारी ड्यूटी स्टार्ट है, उसके बाद 6 बजे हमारी ऑफ है ड्यूटी। तो बीच में उसमें 1 घंटा रेस्ट है, वो हम 1 घंटा रेस्ट करें, चाहे सोएं खाएं पिए जो भी हो, वो अपने ऊपर है कि हम लोग क्या करते हैं। उसके बाद मतलब 10 घंटे हमारी अभी ड्यूटी चल रही है, 8 घंटे बेसिक और 2 घंटे ओवर टाइम के साथ। कितना कारपेंटर को कितना तनख्वाह देता है दुबई के अंदर? दुबई के अंदर का सैलरी कितना मिलता है? बेसिक सैलरी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी कितना सैलरी उसको देगा। छोटा कंपनी है, बड़ा कंपनी है, वो कितना देगा। एवरेज कितना देता है? वो तो तकरीबन देता है 1300 से 1400। उसके बाद बीच में प्लस ओवर टाइम अगर है तो कंपनी देगा, नहीं है तो मतलब बेसिक आपका जितना मतलब कंफर्म वो करेगा उतना आपको मिलेगा, चाहे काम है नहीं है। यानी दुबई के अंदर आप कंपनी के अंदर काम करने के लिए आ रहे हैं तो कारपेंटर के लिए 1300, 1400, 1500 से का आपका सैलरी शुरू होता है। इतना लाने इतना सैलरी आपको मिलेगा। अगर ओवर टाइम के साथ होगा तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। वो कंपनी के ऊपर है, काम है उसमें ओवर टाइम है, अगर काम नहीं है तो ओवर टाइम नहीं है उस पे। वो तो काम के ऊपर डिपेंड रहता है, अगर काम कंपनी के पास काम ज़्यादा है तो आपको ओवर टाइम भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अगर कंपनी के पास काम कम है तो फिर जो बेसिक आपका जितना बनता है उसी के हिसाब से हाँ आपको वो तो काम मिलेगा, कंफर्म है, आपको वो तो काम आपको करना मिलेगा। पड़ेगा। तो यहाँ पे आने के बाद कि आप 5 साल से काम कर रहे हैं, आप जब आया तो आपको कैसा लगा? काम सीखने में कितना दिन लगा? आप वहाँ पे कैसा काम किया? शुरू शुरू में ऐसा है, अब आदमी परदेश में आता है, घर बार छोड़ के आता है, थोड़ा टेंशन में होता है, समझ नहीं लगता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके एडजस्टमेंट हो जाती है सबके साथ आदमी की। फिर काम पे मैं पहले बोला है कि आदमी के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना जल्दी काम सीखना चाहता है या काम करता है। मैं पाकिस्तान में मैं कुछ नहीं किया काम, अब मुझे कुछ पता नहीं था इस चीज़ के बारे में। मैं यहाँ पे आ गया, तकरीबन मैक्सिमम मुझे 1 साल लगा। 1 साल के अंदर मैं काम तकरीबन कंप्लीट सीख गया। तो 1 साल के अंदर मेरा सैलरी इंक्रीज़ हो गया। उसके बाद फिर तकरीबन 1.5 साल और लगा, फिर इंक्रीज़ हुआ। अभी जब मैं नेक्स्ट वीज़ा लगाया उसमें मेरा सैलरी इंक्रीज़ हो गया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सैलरी भी अच्छा है, ओवर टाइम डाल के प्लस तो कंपनी का रिहाइश है, माशाल्लाह मेरा बहुत अच्छा काम है। मतलब ये है कि आप को अल्हम्दुलिल्लाह आपका किस्मत अच्छा था, लक अच्छा था, तो आपको 2 साल के बाद फिर आपका सैलरी बढ़ गया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर और 2 साल के बाद सैलरी बढ़ गया। जी। लेकिन एवरेज ऐसा होता नहीं है, बहुत कम आदमी के साथ ऐसा होता है, क्योंकि कंपनी 2 साल के बाद भी मतलब 2 साल का जो वीज़ा रहता है उसके बाद भी कंपनी नॉर्मली सैलरी नहीं बढ़ाता है। बहुत कम आदमी का बढ़ता है सैलरी। बहुत प्रॉब्लम है कंपनी का यहाँ पे। मैं तकरीबन 5 से 6 कंपनी के साथ काम कर चुका हूँ अभी तक। जिस कंपनी में भी गया सबको देखा, परेशानी देखा, सैलरी टाइम पे नहीं मिलता है, सैलरी कम थी है, इंक्रीज नहीं होता है। अभी यहाँ जहाँ पे अभी हम अभी काम कर रहे हैं यहीं पे जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है उनकी कंपनी के आदमी लोग अभी बेचारों का बहुत टाइम हो गया। अभी जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लोग आना चाह रहे हैं कारपेंटर जॉब के लिए, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उन सब भाइयों के लिए यही है कि जब वो आना चाहते हैं तो वो ये नहीं सोचें कि हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके हमको सैलरी ज़्यादा बता रहे हैं
तो हमको वही सैलरी मिलेगा। बहुत फ्रॉड होता है, एजेंट लोग जो होते हैं वो बहुत फ्रॉड करते हैं। आपको यहाँ पे आना है, कंफर्म करके एग्रीमेंट पेपर मांग के कंपनी से वो देख के फिर साइन करके तब आना चाहिए। यानी ऑफर लेटर के अंदर जो सैलरी आपका लग रहा है वही सैलरी वही आपका पक्का सैलरी सैलरी आपको समझ बेसिक के आने मिलेगी। का है। एजेंट जो बता रहा है सैलरी ज़्यादा ज़्यादा और ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, वो सब मिलने वाला तो नहीं है। जो आपको ऑफर लेटर कंपनी के थ्रू जो मिल रहा है, जितना लिखा हुआ है वही सैलरी आपका मिलेगा। तो इसलिए आने से पहले आपको कंफर्म चेक करना है, पक्का देखना है। अगर आप वो सैलरी में सेटिस्फाई है, काम कर सकते हैं, तो उसी के हिसाब से आने का। वरना यहाँ पे आके आपका सैलरी बढ़ना, बहुत कम लोगों का सैलरी बढ़ता है और वो भी बहुत ज़्यादा टाइम के बाद बढ़ता है। तो इसीलिए आप आने से पहले ही देख कर आए कि अच्छा सैलरी, कम से कम आप अगर कारपेंटर ट्रेड पे आ रहे हैं तो 13-14-1500 से सैलरी ज़्यादा होना चाहिए, 14-1500 से सैलरी ज़्यादा होना चाहिए। और एक महीने का खर्चा जो जैसा कितना आएगा एक महीने का खर्चा एक महीने का यहाँ पे? खर्चा आदमी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मतलब खाना कैसे खाते हैं, मोबाइल कितना यूज़ करते हैं, उसमें मोबाइल बैलेंस कितना यूज़ करते हैं, अपना वो खर्चा कैसे यूज़ करते हैं, वो तो आदमी के ऊपर है। वैसे मैक्सिमम 250 से 300 आदमी का अपना खाने का खर्चा आ जाता है। 100-150 दिन वो अपना मोबाइल खर्चा रख लेता है। बाकी वो अपने खाने पीने के लिए जो उस पर डिपेंड है कि वो क्या खाता है, वो अपने हिसाब से वो अपने पास रखेगा। तो मैक्सिमम 400-500 के करीब करीब आदमी का लग जाता है। तो एक आदमी का एक महीने का जो खर्चा होता है यहाँ पे दुबई के अंदर 500 दिरहम के करीब में उसका खर्चा आता है। तो आप उसके, आपका जो सैलरी है उसमें से आप 500 दिरहम निकाल के फिर देख लेना कि जैसे आप 1500 दिरहम सैलरी पे आ रहे हैं तो 500 दिरहम निकाल के आपको 1000 दिरहम आप अपने मुल्क भेज सकता है महीने के बाद। हाँ। या अगर आप 1000-1200 दिरहम के ऊपर आ रहे हैं तो फिर उसमें से भी 500 निकालना पड़ेगा। जैसे 1200 आपका सैलरी है तो उसमें से भी आपको 500 निकालना पड़ेगा, तो आपका सैलरी हो जाएगा 700। 700 दिरहम जो इंडिया का बनता है 14,000 रुपये, और पाकिस्तान का उसी के हिसाब से 30,000 के आसपास बन जाता है। तो आपको ये चीज़ देखना ज़रूरी है ताकि यहाँ पे आने के बाद आपको परेशानी ना हो। क्योंकि आप एक बार जब आ जाएंगे तो फिर यहाँ से छोड़ के, कंपनी छोड़ के जा नहीं सकते, क्योंकि कंपनी आपको वीज़ा निकाल रहे हैं। तो वीज़ा का खर्चा करीब करीब 5-6 हज़ार 7 हज़ार के दिरहम्स के ऊपर आता है। तो आपको पूरा पैसा बन के जाना पड़ेगा, यानी 1.5-2 लाख फिर आपको दे के जाना पड़ेगा। वो तो हो नहीं सकता। तो इसीलिए आप आने से पहले ही पूरा चेक कर लें कि आपको वीज़ा कौन सा, कितना सैलरी मिल रहा है, ये सब कुछ देख कर आए। ऐसे या जब आदमी एजेंट के पास जाता है, एजेंट बताता है हाँ भाई आपका चाहे पाकिस्तान है, चाहे पाकिस्तान सॉरी इंडिया है, बांग्लादेश है, कोई भी कंट्री है, वो आपको बोलेगा कि यहाँ पे 40,000 है सैलरी। 40,000 आपको वो यहाँ के बेसिक के हिसाब से बता रहे हैं, उसमें खर्चा नहीं बता रहे कि आपका कितना खर्चा है। वो आपको खुद देखना है कि भाई मेरा वहाँ पे जाके कितना खर्चा होगा, मुझे कितना पैसा बचेगा, और उसमें से मैं जो अपने मुल्क घर वालों को भेजूंगा मैं कितना बेच सकता हूँ। उसकी बाद में कंफर्म नहीं होना है, वो कंफर्म नहीं करता है, वो तो आपको बेसिक सिर्फ बता देता है। यहाँ का जो खर्चा आपने करना है, खाना पीना अकोमोडेशन सब कुछ, वो कंपनी आपको देगा, सही नहीं देगा तो वो आपके अपने ऊपर है कि आपको बाद में कितना बचेगा, आप वो घर में कितना बेच सकते हो। और आपको काम के दौरान कोई क्या क्या परेशानी पेश आई? हाँ, काम के दौरान में आप अगर काम सही करोगे, सेफ्टी में रह के करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। काम आप बराबर करोगे, सेफ्टी फॉलो करोगे, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, आप सेफ रहोगे, आपके घर वालों के लिए भी बेहतर है, आपकी सेहत के लिए भी बेहतर है कि आप खुद को सेफ रख के काम करो। दुबई में मेन इम्पोर्टेंट जो काम है, मेन पॉइंट जो है वो सेफ्टी फॉलो करना, सेफ्टी फर्स्ट है। अगर आप सेफ्टी नहीं करोगे तो वो आपके लिए डेंजर है, आपकी सेहत के लिए नुकसान है। वो काम आपको सबसे पहले करना है। क्यों आप घर छोड़ के, फैमिली अपनी छोड़ के परदेश में आके काम के लिए आए हो, मेहनत करने के लिए आए हो, उसमें आपको सेफ्टी फर्स्ट करना है कि आप खुद भी ठीक रहो, आपके घर वाले भी ठीक रहें, उनको भी परेशानी नहीं हो। तो अगर आप सेफ्टी के साथ काम कर रहे हैं, दिल लगा के मेहनत करके काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे काम आसानी से कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं, फोरमैन सुपरवाइजर का दिल जीत सकते हैं, जिससे आपका सैलरी भी बढ़ने का चांस हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत कोई जल्दी, परेशानी नहीं होगा। बहुत जल्दी आगे तक जाएंगे। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह काम सीखोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी जल्दी काम सीखती हो, क्या करती हो, क्या नहीं करती हो, वो आदमी के अपने ऊपर है।
ओके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन दिया, और उम्मीद है कि हमारा वीडियो आप जो देखने वाले लोग हैं, कारपेंटर और कारपेंटर फोरमैन के लिए जो लोग भी देख रहे हैं, उनको बहुत फ़ायदा देगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो बड़ा फ़ायदा देगा और आपके कुछ